हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को चेतन शर्मा का नमस्कार। तो पहले मैं ये बता दूं कि अपन जो जेल प्रहरी का बैच आज से शुरू हो रहा है उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से कहीं ना कहीं तैयारी कर चुके हैं या ऑनलाइन और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, हम क्या पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में। उसमें क्या है, जेल प्रहरी 2020 का जो पेपर होने वाला है उसकी अपन आज चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा जैसा कि आप सब जानते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लास भी आपकी रेगुलर मिल रही होंगी। बेसिक हम बिल्कुल भी इसमें नहीं पढ़ा रहे होंगे। अगर आप सोचते हो कि टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें कराएंगे तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसमें नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि आप पहले से ही तैयारी करके कहीं ना कहीं बैठे हो, और अगर आपको बेसिक पढ़ना है, किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना है, तो उसकी 2 सीरीज हमारी चल रही हैं। एक मेरा सुबह 10 बजे बैच आता है, आज मैंने डाला था, और एक शाम को। सुबह वाला जो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने एक बार वो बैच पढ़ लिया तो आप सारे के सारे एग्जाम्स कवर कर सकते हो। अगर स्पेशल जैसे आपको बहुत छोटे छोटे सवाल पढ़ने हैं तो संविदा का शाम को बैच चल रहा है वर्ग 3 का, उसमें 8 बजे मेरी क्लास रहती है। उसमें मैं बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ा रहा हूँ, वहां पे जाके आप बेसिक क्लास देख सकते हो। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके 2017 में जेल प्रहरी का पेपर हुआ था। 10-12 शिफ्टों में पेपर हुआ था, पहले उसकी चर्चा करेंगे। जब ये पेपर खत्म हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, जीएस वाले सर जीएस पढ़ाएंगे, और इंग्लिश वाले सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी वाले सर हिंदी पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट इस तरीके चलेंगे। उसके बाद हम अपनी तरफ से सेट तैयार करेंगे। जैसे आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 5 अगर मैं डिवाइड करूं तो लगभग 20-20 क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो 20 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराया करूंगा। 20 क्वेश्चन जीएस के डेली होंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के डेली होंगे। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, वो सेट हम खुद तैयार करेंगे। जब ये सारे खत्म हो, जैसे 29 सितंबर 2017 का पेपर आज मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, सारे टीचर्स डिस्कस कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं मैथ का कराऊंगा, बाकी सर और लोगों के करा रहे होंगे। तो भाई जब अपने ये कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारी तरफ से जो सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें अच्छे सवाल हैं, कुछ बहुत बेहतरीन सवाल हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 29 सितंबर 2017 को जो आपका जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, उस पेपर में किस तरीके के सवाल गणित के पूछे गए थे। ठीक है भाई, चलो मैं शुरुआत करता हूं। कंप्यूटर जी पहला सवाल बच्चों की स्क्रीन पर दिखाइए। बच्चों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से एक बार पहला सवाल पढ़ लीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? छोटे छोटे सवाल आते हैं, अब जरूरी नहीं है अब भी छोटे छोटे ही सवाल आए। ठीक है, तो अपने को सारे सवाल लेके चलने हैं। चलिए, पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में आपसे पूछ रहा है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटे में चाल। तो समय अपने को निकालना है भाई, वो कितने किलोमीटर की दूरी जा रहा है? 356 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, और कितनी चाल से जा रहा है? 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। कितने की चाल से? 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। इसको आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैंने 4 से इसको काट के देखा, 4 से काटा तो देखते हैं एक बार 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 4 से काटा मैंने, कितनी बार कट गया? 4 8 32, 3 बच गया, 4 9 36। ठीक है, 4 से कितनी बार कट गया? 4 बार। अब 4 से जब इसको काटोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 1/4 घंटे। तो 22 सही 1/4 घंटे। अब आप ऑप्शन में देखो, मिनट में आंसर दे रखा है, तो 22 घंटे तो आपको पूरे लगे, प्लस 1/4 घंटे। इस 1/4 घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से कट गया 15 बार, इसका मतलब 356 किलोमीटर की दूरी अगर आप 16 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहे हो तो 22 घंटे और 15 मिनट में पहुंच जाओगे। ये हुआ आपका पहले सवाल का जवाब। बेटा आपका कौन सा ऑप्शन सही था? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका आया है किस चीज का? निर्देशांक ज्यामिति का। एक बार सवाल पढ़ लीजिए जल्दी से।
ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसको मैं फुल डिटेल में सॉल्व कराऊंगा आपको जब ये अपने पेपर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में ही आपको सबसे ज्यादा डाउट हो रहा होगा। चलो यार, वो कह रहा है y अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मैंने चारों चतुर्थांश बना लिए इस तरीके से। आपको पता है कि जो ये होता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। ये होता है x अक्ष धनात्मक x, ये होता है ऋणात्मक x माइनस x, ये होता है प्लस yx और ये होता है माइनस yx। अगर मैं यहां पे आगे बढ़ूंगा तो ये होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। y में अगर पॉजिटिव आगे बढ़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6। अगर x में आगे बढ़ना है तो x में यहां तो माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -6 -4 -5 -6 -7। y यहाँ माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब वो निर्देशांक उसने दे रखे -6 और -x, -6 और -x, -6 और -1 बेटा। और इनको पढ़ने का तरीका होता है x और y। ये x से दूरी दे रखी है, ये y की दूरी दे रखी है। मतलब मूल बिंदु से आपको x में जाना है -6 पे, तो x में -6 कहां जाएंगे? यहां जाएंगे, यहीं जा रहे होंगे -6। उसके बाद y में आपको जाना है -1 की तरफ, y में आपको जाना है -1 की तरफ यहां पे। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दूं, यहां से मिला दूं इसको, तो यहां पे ये निर्देशांक आ रहा होगा -6 और -1। आएगा कि नहीं आएगा? -6 -1। अब वो क्या पूछ रहा था? y से इसकी दूरी बताइए। भाई y अक्ष कौन सा है? ये है। यहां से इसकी दूरी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट के बाद है, तो y से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 6 आपका आंसर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 6 पॉइंट के बाद ये निर्देशांक अपने को दिखाई देगा। क्लियर है भाई? आसान सवाल था, केवल दूरी बतानी थी, वो अपना आंसर होगा। चलिए, 4th ऑप्शन आपका सही आएगा ये वाला। बेटा तीसरा सवाल पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। तीसरा सवाल आपकी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। और सवाल कुछ यूं कह रहा है कि एक कैंडी का वजन, कैंडी का मतलब चॉकलेट समझ लो या टॉफी समझ लो, एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है। एक कैंडी जो है वो 40 ग्राम की है। 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी आ सकती हैं? 4 किलोग्राम के थैले में, तो सबसे पहले 4 किलोग्राम को किस में बदलोगे? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम हो जाएंगे। 4000 ग्राम का थैला है, उसमें 40-40 ग्राम की कितनी कैंडी रख सकता हूं? तो भाग दे के तो पता लगाएंगे। ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार कट गया? 100 बार। तो कितनी कैंडी रख सकते हो आप? 100 कैंडी रख सकते हो। कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा आपका? यहां पे आपका भाई 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 40 ग्राम की 4 किलोग्राम के थैले में अगर रखनी है तो कितनी कैंडी रख सकते हो आप? 100 कैंडी रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है, मतलब एक व्हेल शार्क की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? अरे यार, अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है तो सीधी सी बात है 3 घंटे में कितना चल लेगी? 15 किलोमीटर की दूरी चल लेगी। तो आंसर कितना आ गया? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 3rd ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल चलते हैं अपन। सवाल नंबर है आपका 5, पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 5 में कुछ नहीं है, आसान है, थोड़ा सा बस भाषा का खेल उसने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो यार एक बार।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल, मतलब उसको जितना भी जाना था 100% यात्रा करनी थी, उसमें से 40% उसने पैदल चल के यात्रा की, और बची हुई यात्रा बस से तय करती है। अगर 40 उसने पैदल चली तो बच कितना आ गया, 60% किससे चला होगा, उसने बस से चला होगा। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल उसको चलना था 80 किलोमीटर, तो उसके द्वारा बस से यात्रा की गई, भाई देखो 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और बस से वो कितना परसेंट चलती है, 60%, तो 60/100, बस से 60 चल रही है ना, तो 2 0 से 2 0, 48 किलोमीटर की दूरी वो किससे चल रही होगी, बस से चल रही होगी। आंसर निकल के आ गया 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की यात्रा वो चलेगी किससे, बस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, और जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे लेवल भी उनका बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से आपका पेपर आया है हर एक प्रकार का। सवाल कह रहा है कि यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, एक सेब 50 छात्रों को बताता है कि एक सेब का मतलब है 50 छात्र, 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। देखो भाई 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट एक एप्पल एक सेब से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट बताना है तो एक स्टूडेंट को आप कैसे बताओगे, 1/50 एप्पल से बताओगे ना। एक स्टूडेंट कितना होगा, 1/50 एप्पल के बराबर होगा। वो कह रहा है 225 छात्रों को कैसे बताओगे। अगर एक स्टूडेंट 1/50 एप्पल के बराबर है तो 225 स्टूडेंट 1/50 गुणा में 225 के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उड़ा दो, 50 से काट दो डायरेक्ट इसको, कितनी बार कट गया, 4 बार गया, 200, फिर पॉइंट आधा 25, तो 4.5 एप्पल के बराबर होंगे। कितने एप्पल के बराबर होंगे, 4.5 एप्पल के बराबर होंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, किसके बराबर होंगे, 4.5 एप्पल के बराबर होंगे। क्लियर है भाई, एक बार चेक कर लेना डिवाइड करके, कुछ गलत तो नहीं हो गया। या फिर 25 से उड़ा के देख लो ना एक बार, 25 दूनी 50 और 25 से 9 बार कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जल्दी से, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर 7। एक पैकेट में 14 पात्र हैं। धीरे धीरे पढ़ो और समझते जाओ सवाल को, सवाल की लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 14 कैप्सूल हैं। एक पैकेट है, मैंने मान लिया ये कोई पैकेट है। इस पैकेट में कितने पात्र हैं, 14 पात्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कितने पात्र हैं भाई, 14 पात्र होंगे। ठीक है, और कह रहा है एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। एक पात्र में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर किसी में कितने कितने हैं, 8 कैप्सूल हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि पूरे पात्र में कितने कैप्सूल होंगे, तो आप कह रहे हो पूरे पात्र में 14 क्या है, पूरे पैकेट में 14 पात्र हैं। पूरे पैकेट में क्या है, 14 पात्र हैं, और एक पात्र में कितना है, गुणा में 8 कैप्सूल हैं। तो पूरे की पूरे पात्र में कितने कैप्सूल हो जाएंगे, पूरे के पूरे पात्र में 112 कैप्सूल हो जाएंगे। मतलब एक पात्र में 112 कैप्सूल रखे हुए हैं। वो क्या पूछ रहा था, कितने पात्र में, 23,520 कैप्सूल रखने हैं, तो कितने पात्रों की, ऐसे कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। एक पात्र में 112 कैप्सूल रखे जाते हैं, तो 23,520 कैप्सूल रखने के लिए कितनों की आवश्यकता होगी। काट लो भाई इसको, ये कट गया 2 बार,
112 दूनी 224 और 224 तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 112 एकम 112 जीरो, तो कितने पात्रों की जरूरत होगी, 200 कितने पैकेटों की जरूरत होगी, 210 पैकेट की आवश्यकता होगी। क्लियर है भाई, एक पैकेट में कितने हैं, 112, तो 210 पैकेट में कितने रखे जाएंगे, 23,520 रखे जाएंगे। इजी सा था यार। चलो अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। वीडियो को रोक के नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। एक जरूरी सूचना क्या है, ये जो पेपर है, इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं पीडीएफ डाल देता हूं, जो भी पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ नोट्स बना के, जो भी मैं यहाँ लिखा रहा हूं उसके पीडीएफ नोट्स बना के वहां आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाके सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स और जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसी, जैसे मान लो आज 4 बजे से मेरी क्लास है, तो 5 बजे तक उसमें मैं डाल देता हूं, उसको आप देख सकते हो। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 69,853 69,853 वो कह रहा है इसका घन में इकाई का अंक कितना होगा। घन का मतलब अगर इसकी पावर 3 कर दें तो इकाई का अंक कितना आएगा, मतलब इसकी पावर 3 करेंगे, जो भी आंसर निकल के आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, वो ये पूछ रहा है। देखो 3 का मतलब है इसको कितनी बार गुणा करना था, 3 बार गुणा करना था। 69,853 इंटू 69,853 इंटू 69,853, 3 बार गुणा करना है। अब भाई इनको तीनों को 3 बार गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। क्या पता करना है, इकाई का अंक, तो केवल इकाई के अंकों को गुणा कर लो। 3 का 3 से किया 3 तिया 9, 9 का 3 से किया 9 तिया 27, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। और आगे इसको नोट कर लो तो सवाल नंबर 9 पढ़ना, अच्छा सवाल है, ठीक है बेटा। साफ कर देता हूं मैं इसको। सवाल नंबर 9 पढ़ लीजिए एक बार आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है चर सहित सही समीकरण का चयन करें। ऑप्शन से करना पड़ेगा सवाल, कोई ऑप्शन नहीं है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा था कि 30 की पावर x जो है वो हमेशा कम होगी 140 से। अरे ये तो पागल बनाने वाली बात है। अगर 30 की पावर में 2 कर दूं तो 30 की पावर 2 कितना हो जाता है, 900। 900 तो 140 से ज्यादा होगा, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है P बटे में 28 हमेशा ज्यादा होगा किससे, 68 से। अब मान लो P की वैल्यू में 5 रख देता हूं या 1 रख देता हूं या 2 रख देता हूं, तो 1 बटे 28 क्या इससे कभी ज्यादा हो सकता है, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा कह रहा है वो कि 3 + 2 x - 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसको करके देखते, 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 2 को गुणा करोगे 2x और ये हो जाएगा -2, तो -2 उधर चला जाएगा, ये हो गया -3 + 2, ठीक है। और यहां पे कितना आ गया, 2x, तो x बराबर निकालेंगे तो ये हो गया -1/2। x की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब ये समीकरण कुछ ना कुछ रिजल्ट बना के दे रही है। चौथा भी चेक कर लेते हैं। 3x + 120 हमेशा छोटा होगा 180 से। ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 100 रख दी। भाई x तो कुछ भी हो सकता है ना, x की वैल्यू 100 रख दी तो ये कितना हो जाएगा, 300। और 300 में जब 120 जोड़ेंगे 420, 420 से बड़ा 180 हो सकता है कि कभी नहीं हो सकता। मतलब कौन सा ऑप्शन सही था, केवल और केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो कुछ आंसर निकाल के दे रहा है, बाकी में सब में गलत गलत आंसर निकल के आ रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलो प्यारे बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा सवाल है। फिर से निर्देशांक ज्यामिति के सवाल देख लो भैया। निर्देशांक ज्यामिति के दूसरा सवाल आया है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति तो आपको पढ़ानी ही पड़ेगी, बिना निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। वो कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण प्रणाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2k, यहां तो k का कोई मतलब ही नहीं है। 5x प्लस ky बराबर दे रखा है -2k। वो कह रहा है एक रैखिक समीकरण ये है और एक रैखिक समीकरण ये है, इन दोनों रैखिक समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं अद्वितीय हल, इनके क्या है, अद्वितीय हल है। पहले मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैंने दो रैखिक समीकरण लिखे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और एक लिखा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इन दोनों समीकरण के यूनिक सॉल्यूशन मैंने मान लिया अद्वितीय हल है। अगर दोनों के अद्वितीय हल है तो दोनों में कंडीशन ये लगनी चाहिए बेटा, a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, यही करना था। यहां a1 कितना दे रखा है 2, a2 कितना दे रखा है, a1 इतना दे रखा है 2 और a2 कितना दे रखा है 5। 2 बटे 5 कभी भी बराबर नहीं होगा 3 बटे के। किसके बराबर नहीं होगा, 3 बटे के। तो देखो 3 पंजे 15 और 2 नीचे, के इधर चला गया, के हो गया, बराबर नहीं होगा। 5 तिया 15 हो गया, बटे में 2 नीचे आ गया 2, तो के कभी भी 15 बटे 2 के बराबर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका, पहला ही ऑप्शन सही था, के बराबर नहीं होगा 15 बटे 2 के। मेरी बात समझ आ गई। इस प्रकार का सवाल, अद्वितीय हल क्या होता है, अनंत हल क्या होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए, अद्वितीय हल का मतलब ये है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कभी भी बराबर नहीं होते, और यही चीज मैंने अप्लाई कर ली अपने क्वेश्चन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक के पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11, कंप्यूटर जी डाल दीजिए बच्चों की स्क्रीन पर। मेरी स्क्रीन पर तो मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है ना। अरे ये लो, फिर से सवाल किसका आ गया, निर्देशांक ज्यामिति का। 3 सवाल बेटा निर्देशांक ज्यामिति, मतलब निर्देशांक ज्यामिति कर ली तो 33% मैथ में सिलेक्शन तय हो गया। वो कह रहा है m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है। जो m है वो -4 और 2 के बीच में फंसा हुआ है। तो m के लिए पूर्णांक लिखें। m के लिए पूर्णांक, जब कभी कोई बीच की संख्या निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ा, -4 + 2 और किससे भाग दे दिया 2, ये वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी, m की। तो -4 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2 बटेगा, और 2 और 2 एकम 2, तो आंसर कितना आ गया -1। तो m बराबर कितना हो जाएगा, -1 होगा m का पूर्णांक। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 12, कोई भी बीच की संख्या निकालनी है ना तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो। बीच की संख्या का मतलब औसत होता है, और औसत भी तो ऐसे ही निकालते हैं अपन। चलिए 23.04 का वर्गमूल कितना होगा, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4.8, दूसरा दे रखा है 0.42, तीसरा दे रखा है 48.02 और चौथा आपको दे रखा है 2.2। ठीक है। अब देखो यार, आप कहोगे सर वर्गमूल निकालना तो नहीं आता, और वो भी फिर पॉइंट का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहां पॉइंट लगा हुआ है
और ऑप्शन में भी पॉइंट लगा हुआ है। सोच के देखो, 4 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 4 का वर्ग 16 आता, 0 का वर्ग करते तो कितना आता, 0 आता, 48 का वर्ग मतलब ये 40 होता तो इसका वर्ग 1600 भी ऊपर आ रहा होता, 2 का वर्ग कितना आता, 4 आता। कौन सी संख्या 23 के नजदीक है, सबसे ज्यादा संख्या नजदीक कौन सी है, 16, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो भी कितना होगा, 4.8 होगा। वर्गमूल और घनमूल के अगर सवाल आते हैं तो उनको ऑप्शन से करना बेहतर होता है, क्योंकि अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत ज्यादा समय आप खा जाओगे इसमें और पता नहीं कि सही आंसर भी निकल के आएगा कि नहीं। अब ये देखो यार, 4.8 का मतलब 5 भी हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 के ही तो करीब है ये, बाकी तो दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहा। तो आंसर कौन सा सही है, 4.8 एक्यूरेट आंसर है, लगा के आ जाओ, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए जल्दी। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कितना आसान है, लेकिन आप गलत करोगे मैं 100% बता सकता हूं, फिर भी आप गलत करोगे इसको, ये मेरी गारंटी है। वो कह रहा है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर 5 है। जो पांचों जोड़ी दे रखी हैं, पहली जोड़ी दे रखी है -2 और 7 की, दूसरी जोड़ी दे रखी है 6 और 11 की, तीसरी जोड़ी दे रखी है 7 और -2 की, चौथी जोड़ी दे रखी है -3 और -2 की। इनमें से कौन से जोड़े का अंतर -5 निकल के आएगा। अंतर मतलब इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं, इसमें से इसको घटाऊं, तो किसका आंसर -5 होगा। देखो इन दोनों का तो -9 है, इन दोनों का -5 निकल के आ गया, करके मत देखो, दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी करने की जरूरत नहीं भाई। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, तो -5 कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपका, दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो -5 आंसर आपको दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आया आपका, भाई देखो सिलेबस जो था ना, उस सिलेबस में एडवांस मैथ का एक भी टॉपिक नहीं लिखा हुआ था। जब मैंने आपको जेल प्रहरी के लिए एक वीडियो बना के दी थी कि जेल प्रहरी के बैच हमारे 22 जून से शुरू होंगे, तो उसमें एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन देखिए आप, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है अगला 14वें नंबर का क्वेश्चन, वो किसका है, एडवांस मैथ का। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का सवाल है। निर्देशांक ज्यामिति किस में आती है, मेंसुरेशन में आती है। एक्स वाई जेड किस में आता है, मेंसुरेशन में आता है, मतलब मेंसुरेशन भी आ रही होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अब आप सिलेबस पे मत जाओ कि सिलेबस पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो। चलिए, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज होता है इस तरीके का, ये होता है समानांतर चतुर्भुज। इस पूरे का जो क्षेत्रफल दे रखा है मुझे, क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 104 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वो कह रहा है आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 है। आधार से जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई, ये इसका आधार है। और कह रहा है अन्य आधार 9 है। अन्य आधार ये हुआ, अन्य आधार कितना है, 9 है। मेन आधार ये है, अन्य आधार 9 है। तो परिधि ज्ञात करो, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योग पूछ रहा है, पेरीमीटर परिधि कितनी होगी। देखो भाई, अगर मैं इसको x मान लूं और क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में ऊंचाई या चौड़ाई। ऊंचाई कितनी है, 8, और क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है, 104 के बराबर दे रखा है। 8 से जब इसको काटोगे तो 13 8 104 होता है कि नहीं। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया x बराबर। अब अगर ये वाली भुजा 13 है तो ये भी 13 होगी, ये अगर 9 दे रखी है तो ये भी 9 होगी। चारों भुजाओं का योग होता है परिधि। क्या पूछ रहा था, परिधि को अपन परिमाप भी बोलते हैं। परिधि का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। 13 और 13 26, 9 और 9 18, 26 और 18 कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर आपकी क्या निकल के आ जाएगी,
परिधि। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। 44 सेंटीमीटर आपका इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। चलिए कौन सा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लो भैया फिर से एक एडवांस मैथ का सवाल आ गया और बहुत सरल सवाल है। कर लिया होगा आप लोगों ने सवाल। कह रहा है कि 6xy² माइनस 11 में x का गुणांक कितना होगा। x का गुणांक मतलब x से कौन कौन सी संख्या गुणा हो रही है। x से 6 और y गुणा हो रहा है तो x का गुणांक क्या होगा, 6y² होगा। ये लो हो गया आंसर। भाई गुणांक का मतलब कौन कौन सी संख्या गुणा हो रही है, तो x से 6 गुणा हो रहा है, y² गुणा हो रहा है, तो x का कितना हो जाएगा, 6y² आंसर होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी एडवांस मैथ का सवाल है। अर्थमेटिक से एक भी सवाल नहीं आया अब तक। समय, काम, औसत, दूरी, इनसे एक सवाल आया था दूरी का बस। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। ये कोई ड्रम है, ये 2/3 भरा हुआ है, मतलब ये 2/3 भरा हुआ है। तो अगर 2/3 भर रहा है तो 1/3 खाली होगा। इतना हिस्सा खाली है और इतना हिस्सा, भाई अगर मैं पूरे ड्रम की क्षमता को 1 लीटर मान लूं, ये 1 लीटर का ड्रम है, उस 1 लीटर में से अगर 2/3 भरा हुआ है तो 1/3 तो खाली होगा। अब आगे कह रहा है कि यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, मतलब ये जो पानी है यहां पे 50 लीटर पानी और आ सकता है। 1/3 अगर 50 लीटर पानी भरता है, 1/3 ड्रम में अगर 50 लीटर पानी आता है तो पूरे एक ड्रम में कितना पानी आ जाएगा, 150 लीटर पानी आ जाएगा। मतलब ड्रम की कैपेसिटी क्षमता कितनी होगी, 150 लीटर की क्षमता होगी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा, उतार लो जल्दी से, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, बहुत जल्दी लाइव आएंगे हम लोग, बातचीत करेंगे, अच्छा रहेगा। वो कह रहा है -3/2 गुणा में 3/7 प्लस 5/2 और 3/7। 5/2 गुणा में 3/7। देखो भाई ये हो गया माइनस का 9/14 प्लस ये हो गया 15/14। अरे यार कैसे ऐसे सवाल भी आते हैं। 14 एलसीएम हो गया, -9 प्लस में 15 घटाओगे तो प्लस का आंसर आएगा, और वो भी कितना आएगा, 6/14। तो 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 7 बार, तो 3/7 के आ गया, अपना आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नहीं दिए थे मैंने इस सवाल के क्योंकि आसान सवाल था। ठीक है, कर लेंगे अपन यार, इस प्रकार का सवाल भी नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे ना। चलो ऐसा सवाल भी अगर छोड़ के आएंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, अरे यार सर ये तो एसआई से भी आसान पेपर बनता है इसका। बिल्कुल बनता है भाई, लेकिन जो मैं पेपर सेट करूंगा उनको करके देखना एक बार। एबीसी 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 मतलब ए का 1/3 बी के बराबर है। इसका मतलब ये है अगर ए और बी निकालना चाहूं तो बी नीचे आ गया, 3 ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, 3, 1 हो जाएगा। अगर बी 1 है तो ए 3 होगा। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है कि सी 75 है। सी कितना है, 75 है। सी 75 है, ए से 30 अधिक है। सी जो 75 है वो ए से 30 ज्यादा है, मतलब ए कितना होगा, 45 होगा। ए कितना होगा, 45। अगर ए 45 के बराबर है तो बी कितना होगा, 15 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात 3:1 है। अगर 3 बराबर 45 है तो 1 बराबर किसके होगा, 15 के। तो बी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। वो कह रहा था बी बताओ कितना होगा, तो बी कितना हो जाएगा, अपना 15 होगा बी। क्लियर। चलो सवाल नंबर 19
का विस्तार रूप बताइए, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिए। कंप्यूटर जी सवाल डालो बच्चों के लिए। वो कह रहा है 3x - 2y का विस्तार रूप करिए। अगर कभी बीच में माइनस लगा हुआ है और उसका वर्ग करवा रहा है तो जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, पहले प्लस फिर माइनस। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर 3 में प्लस माइनस है, या फिर खोल के देख लेता हूं, आपको पता चल जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy। तो मैंने कहा आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। आएगा ही नहीं प्लस माइनस में, तो करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो आंसर किस में आएगा, प्लस माइनस में। और प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन सही था, केवल थर्ड ऑप्शन में आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। यहीं पे लिख देता हूं सवाल, चलो मिटा लेते हैं, जैसे करते आ रहे हैं सारे सवाल वैसे ही इज्जत से कर लेते हैं 20 को भी। वो कह रहा है a इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, ए इंटू ए, बी इंटू बी। अरे ये भी कोई सवाल है क्या, a की घात 3 गुणा b की घात 3। a और b को अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो दोनों की घात कितनी है, a भी 3 बार लिखा हुआ है, b भी 3 बार लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, ab की होल पावर कितना, क्यूब। आ गया निकल के। तो भाई ये था आपका पेपर 29 अक्टूबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 29 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन अपन ने किया है। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट पढ़ेंगे, फिर अगले दिन का पेपर पढ़ेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने कुछ पेपर सेट किए हैं बहुत अच्छे और खतरनाक भी हैं, जिनको आपने सॉल्व कर लिया तो सब कुछ आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चलिए भाई आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर से मैं 4 बजे आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारी वीडियोस को।